प्रिय विद्यार्थियों, आज हम ये पार्ट 3 के द्वितीय प्रश्न पत्र इंट्रोड्यूसिंग सब सोशियोलॉजीज के अंतर्गत प्रथम इकाई में हम लोग नगरों के बारे में बात कर रहे थे और आज हम लोग नगरों के विकास और नगरों के प्रकारों के बारे में आपके साथ बात करेंगे। नगरों के विकास और नगरों के प्रकारों के बारे में बात करें उससे पूर्व पिछली कुछ क्लासेज में हमने अर्बन सोशियोलॉजी, नगरीय समाजशास्त्र या यूँ कहो कि नगरीय समाज के समाजशास्त्र और नगरों के बारे में आपके साथ बात की थी। उस बात को संक्षिप्त में एक बार पुनः दोहराते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे और नगरों के प्रकारों के बारे में बात करेंगे। अब तक इंट्रोड्यूसिंग सब सोशियोलॉजीज पेपर के अंतर्गत हम आपके साथ सोशियोलॉजी और अर्बन सोसाइटी के बारे में आपके साथ बात कर चुके हैं और वहाँ पर हमने आपको यह बताने का प्रयास किया था कि सोशियोलॉजी और अर्बन सोसाइटी यानी कि अर्बन सोशियोलॉजी समाजशास्त्र की वह शाखा है जो नगरीय समाज का, नगरीय सामाजिक संबंधों का, नगरीय सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन करता है। लेकिन नगरीय समाजशास्त्र का अर्थ और नगरीय समाजशास्त्र की परिभाषा देखने से पहले हमने आपको यह बताने का प्रयास किया था कि जिस प्रकार से समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञानों की एक शाखा के रूप में विकसित हुआ है, क्योंकि हम आपको ये पूर्व में कई बार बता चुके हैं कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति 1838 में हुई थी और ऑगस्ट कॉम्टे ने समाजशास्त्र की उत्पत्ति की थी। और समाजशास्त्र वह विषय है जो सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन करता है। यह भी हमने आपको परिभाषा देने का प्रयास किया था कि समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञानों की एक शाखा है जो सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन करता है। यानी कि समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञानों की एक शाखा के रूप में विकसित हुआ। आगे जाकर समाजशास्त्र ने भी अपने रूप में फैलाव किया, समाजशास्त्र भी विस्तृत होता गया, समाजशास्त्र की भी अनेक शाखाएं निकलती रही। उन्हीं शाखाओं के रूप में आगे जाकर एक नगरीय समाजशास्त्र एक विषय के रूप में स्थापित हुआ। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि नगरीय समाजशास्त्र की उत्पत्ति 1915 में 1915 में हुई थी और नगरीय समाजशास्त्र के जनक रॉबर्ट पार्क को माना जाता है, जिन्होंने द सिटी नामक पुस्तक लिखकर इस विषय की नगरीय समाजशास्त्र की नींव डाली और इसके अध्ययन अध्यापन को आगे बढ़ाया। तो नगरीय समाजशास्त्र को हमने यह भी आपको बताने का प्रयास किया था कि नगरीय समाजशास्त्र को समझने से पूर्व हमको नगरों को समझ लेना जरूरी है, क्योंकि नगरीय समाजशास्त्र नगरों का अध्ययन करता है, नगरीय सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करता है, नगरीय सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है। इसलिए जब तक हम लोग नगर को, शहर को या सिटी को नहीं समझ सकेंगे, हम लोग नगरीय समाजशास्त्र को नहीं समझ सकेंगे। तो पिछले कुछ क्लासेस में हमने नगर को या शहर को या सिटी को परिभाषित करने का आपके साथ प्रयास किया था और वहाँ पर हम ये देख रहे थे कि नगर या सिटी से तात्पर्य है कि एक समुदाय का एक ऐसा स्वरूप जहाँ की आबादी एक निश्चित संख्या से अधिक होती है, यानी कि कम स्थान पर बहुत अधिक लोग रहते हैं, वहाँ की जनांकिकी या वहाँ का जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक होता है, जहाँ पर भीड़ भाड़ होती है, जहाँ पर बहुत सारी हलचल होती है, जहाँ पर मनोरंजन के अनेक केंद्र होते हैं, जहाँ पर यातायात और संदेश वाहन के साधनों का जाल बिछा हुआ होता है या यातायात और संदेश वाहन के साधनों का बोलबाला होता है, उसको हम लोग नगर या सिटी कहते हैं। लेकिन उससे भी सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वह यह है कि नगर कहने के लिए हमको उसको ग्रामीण संदर्भ में देखना पड़ेगा, क्योंकि हमने कहा था कि गांव वे हैं जहाँ की आय का मुख्य स्रोत या जहाँ की अधिकांश आबादी कृषि कार्य में संलग्न रहती है। और नगर को हम उसी संदर्भ में परिभाषित करेंगे कि नगर वे हैं जहाँ की आबादी गैर कृषि कार्य में संलग्न होती है, यानी कि कृषि के अतिरिक्त जहाँ
आय के अन्य स्रोत होते हैं, ऐसी आबादी के घने क्षेत्रों को नगर या शहर कह सकते हैं। तो एक बार पुनः हम नगर को इस प्रकार से परिभाषित करेंगे कि नगर या शहर से तात्पर्य है कि जहाँ की आबादी या जहाँ के लोग कृषि के अतिरिक्त गैर कृषि कार्य में संलग्न होते हैं, जहाँ बहुत भीड़ भाड़ होती है, जहाँ बहुत हलचल होती है, जहाँ संचार और यातायात के साथ उनका बोलबाल होता है, जहाँ अधिकांश उत्पादन जो है उद्योगों के द्वारा होता है। घनी आबादी होने के कारण, अनेक प्रकार के उद्योग स्थापित हो जाने के कारण वहाँ पर अनेक प्रकार की कच्ची बस्तियाँ और गंदी बस्तियाँ विकसित हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप नगरीय क्षेत्रों में अनेक प्रकार के अपराध, सामाजिक व्याधि या सामाजिक समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। जैसे कि भिक्षावृत्ति है, वेश्यावृत्ति है, अपराध है, बाल अपराध है, नशे की प्रवृत्ति है। इस प्रकार से अनेक प्रकार की सामाजिक समस्याएं भी उनको नगरीय क्षेत्रों में देखने को मिलती हैं। तो इस प्रकार से हमने नगरों को परिभाषित करने की कोशिश की। नगरों के विकास और नगरों की उत्पत्ति की जहाँ तक बात है, हमने आपको बताने की कोशिश की थी कि जनसंख्या वृद्धि और औद्योगिकरण और नगरीकरण की प्रक्रिया के परिणामस्वरूप नगरों की उत्पत्ति और नगरों का विकास हुआ है। जब जनसंख्या बहुत अधिक बढ़ गई, उत्पादन जब उद्योगों के द्वारा होने लगा, ग्रामीण क्षेत्र के लोग रोजगार की तलाश में शहरों की तरफ पलायन करने लगे, तो नगरों की आबादी धीरे धीरे बढ़ती गई और नगरीकरण की प्रक्रिया को या शहर बनने की प्रक्रिया को धीरे धीरे बढ़ावा मिलता गया। इस प्रकार नगरों की उत्पत्ति और नगरों का विकास होता चला गया। ठीक है, तो पुनः एक बात है कि नगरीय समाजशास्त्र को समझने से पहले हमको नगर को समझ लेना जरूरी है। और नगर को परिभाषित करने की जहाँ तक बात है, नगर में है जहाँ जनसंख्या बहुत अधिक होती है, जहाँ पर आय का मुख्य स्रोत गैर कृषि कार्य होते हैं, उत्पादन उद्योगों कल कारखानों के द्वारा होता है, जहाँ की आबादी घनी होती है। ठीक है, जिसके परिणामस्वरूप अनेक प्रकार के सामाजिक समस्याएं पैदा हो जाती हैं। ऐसे सामुदायिक स्वरूप को या समुदाय के ऐसे स्वरूप को लोग नगर या सिटी कहते हैं। तो और इन सब का अध्ययन करने वाले सामाजिक विज्ञान को, नगरीय समाज का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन करने वाले सामाजिक विज्ञान को लोग नगरीय समाजशास्त्र कहते हैं, जिसकी उत्पत्ति 1915 में हुई थी और रॉबर्ट बार्ग ने द सिटी नामक पुस्तक लिखकर इस विषय की नींव डाली। तो ये तो बात है नगरों की उत्पत्ति और नगरों का विकास है। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज नगरों के प्रकारों के बारे में बात करेंगे कि नगर किस किस प्रकार के होते हैं। हालांकि अनेक विद्वानों ने अपने अपने दृष्टिकोण से नगरों के विकास और नगर के प्रकारों के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं, लेकिन फिर भी कुछ वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कुछ समाजशास्त्रियों ने नगरों के विकास और नगरों के प्रकारों के बारे में अपनी तरफ से उल्लेख किया है। उसी क्रम में हम लोग ये देखना चाहेंगे कि नगरों को विभिन्न आधारों पर किन किन प्रकारों में बांटा गया है। सबसे पहले हम बात करें नगरों के प्रकारों की, उससे पूर्व इस बारे में काफ़ी कुछ बातें हैं जो कि सामान्य बातें हैं, जिनके बारे में एक समाजशास्त्र के विद्यार्थी होने के नाते हमको जानकारी होनी चाहिए। कि नगरों के प्रकारों की जहाँ तक बात है, नगरों को हम लोग अनेक वर्गों में किसी एक आधार पर विभाजित नहीं कर सकते। नगरों के प्रकारों की अगर बात करें तो किसी एक आधार पर हम नगरों के प्रकारों को नगरों को अलग अलग वर्गों में विभाजित नहीं कर सकते, उनको अलग अलग प्रकारों में नहीं बांट सकते। नगरों को हम लोग अनेक आधारों पर अलग अलग प्रकारों में विभाजित कर सकते हैं, अलग अलग वर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं। उससे पूर्व हम इसका सैद्धांतिक दृष्टिकोण से आपको समाजशास्त्र दृष्टिकोण से बताने का प्रयास करेंगे। तो यह है कि नगरों के विकास के पीछे एकाधिक विशिष्ट कारक होते हैं। यानी कि नगर जो बने हैं, नगरों की जो उत्पत्ति हुई है और नगरों का जो विकास हुआ है, उसके पीछे कोई एक कारक नहीं है, कोई एक कारण नहीं है कि इस कारण के परिणामस्वरूप नगरों का विकास या नगरों की उत्पत्ति हुई है। एक से अधिक कारण है जिसके कारण नगरों का उत्पत्ति और नगरों का विकास हुआ है। प्रत्येक नगर का अपना व्यक्तित्व है, जीवन पद्धति है, संस्कृति और विशेषता है। फिर भी नगरों के सुस्पष्ट और विशुद्ध प्रकारों का निर्धारण करना आसान बात नहीं है। एक ही नगर में एकाधिक विशेषताएं देखने को मिल सकती है, जैसे वे प्रशासन के केंद्र हैं तो व्यापारिक गतिविधियां भी संचालित करते हैं, साथ ही दर्शनीय स्थल तो है ही, जैसे मुंबई है। फिर भी समाजशास्त्रियों ने अपने दृष्टिकोण से नगरों के वर्गीकरण का प्रयास किया है, जो कि इस प्रकार से है। यह हमें स्पष्ट करते हैं कि किसी एक आधार पर हम लोग नगरों को अलग अलग वर्गों में अलग अलग प्रकारों में बांटे, ऐसा ठीक नहीं है। समाजशास्त्री दृष्टिकोण से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अलग अलग
विद्वानों ने अपने अपने दृष्टिकोण से नगरों को अलग अलग वर्गों में वर्गीकृत करने का प्रयास किया। उसी क्रम में सबसे पहले हम लोग बात करें, सोबर्ग एक समाजशास्त्री है, नगरीय समाजशास्त्री है, जिन्होंने उद्विकासीय आधार पर इवोल्यूशनरी बेस पर नगरों को अलग अलग वर्गों में अलग अलग प्रकारों में विभाजित किया है। सोबर्ग ने कहा है कि उद्विकासीय दृष्टिकोण से देखें तो नगरों का विकास 3 आधार पर होता है। सोबर्ग का कहना है कि उद्विकासीय आधार पर अगर देखा जाए तो नगरों का प्रकार या नगरों का विकास 3 आधार पर होता है। पहला, पूर्व शिक्षित नगर, दूसरा पूर्व औद्योगिक नगर और तीसरा औद्योगिक नगर। जैसा कि उद्विकासीय आधार पर सोबर्ग बता रहे हैं कि नगर को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक होते हैं पूर्व शिक्षित नगर, एक होते हैं पूर्व औद्योगिक नगर और एक होते हैं औद्योगिक नगर। पूर्व शिक्षित नगर का मतलब शिक्षा का विकास होने से पहले जो नगर अस्तित्व में आए थे। पूर्व औद्योगिक नगर जब उत्पादन उद्योगों के द्वारा होने लगा, उससे पूर्व जो नगर विकसित हुए उनको पूर्व औद्योगिक नगर कहा गया। और उत्पादन जब उद्योगों के द्वारा होने लगा, एक उद्योग धंधे स्थापित हो गए, कल कारखाने फैक्ट्री लगी, उस आधार पर जो नगर बने उनको औद्योगिक नगर कहा गया। ऐसा सोबर्ग का कहना है। तो सोबर्ग ने 3 प्रकार उद्विकासीय आधार पर नगरों को 3 भागों में विभाजित किया है, पूर्व शिक्षित नगर, पूर्व औद्योगिक नगर और औद्योगिक नगर। आगे जाके बर्गल ने ये जो ऐतिहासिक आधार बताया, ऐतिहासिक दृष्टिकोण, ये बर्गल का वर्गीकरण है। जैसे कि हम लोग बर्गल के बारे में पूर्व में भी बात कर चुके हैं कि उन्होंने अर्बन सोशियोलॉजी नामक पुस्तक लिखी थी और नगरीय समाजशास्त्र को आगे बढ़ाने में बर्गल का काफी योगदान है। तो बर्गल ने ऐतिहासिक दृष्टिकोण के आधार पर नगरों के 3 प्रकार बताए हैं। उनमें से एक ऐतिहासिक नगर है, एक मध्यकालीन नगर है और एक आधुनिक नगर है। एक ऐतिहासिक नगर है, एक मध्यकालीन नगर है और एक आधुनिक नगर है। इसको वे विस्तार से इस प्रकार से बताते हैं। बर्गल के अनुसार नगरों को 3 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला ऐतिहासिक नगर है, और ऐतिहासिक नगर का मतलब जो इतिहास में जो छानबीन की गई, इतिहास वेताओं के द्वारा जो अनुसंधान किए गए, उस आधार पर इस प्रकार के ऐतिहासिक नगर उभर कर आए। जैसे हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, जिनके की हम लोग ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो इनको प्रमाण मिलते हैं। ऐतिहासिक नगर के अंतर्गत बर्गल का कहना है कि जैसे हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, पेट द्वारिका है, पाटलिपुत्र है, वैशाली है, इन सब नगरों को ऐतिहासिक नगरों की श्रेणी में रखा है। दूसरा ये बताते हैं मध्यकालीन नगर। मध्यकालीन नगर के अंतर्गत जो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से जो मध्यकाल था, उस मध्यकाल में जो नगर विकसित हुए, जैसे दौलताबाद है, वह दौलताबाद मध्यकालीन नगर की श्रेणी में आता है। इसी प्रकार से आधुनिक नगरों में बर्गल का कहना है कि जैसे दिल्ली है, कोलकाता है, बेंगलोर है, चंडीगढ़ है। जो मॉडर्न सिटी भारतीय संदर्भ में अगर हम देखें तो दिल्ली है, बेंगलोर है, चंडीगढ़ है, कोलकाता है। इन नगरों को आधुनिक नगरों की श्रेणी में वर्गीकृत करने का प्रयास बर्गल के द्वारा किया गया है। तो ये कुछ प्रकार है जो समाजशास्त्र ने अपने अपने दृष्टिकोण से नगरों को वर्गीकृत करने का प्रयास किया। 2 प्रकार हम लोग आपके सामने रख चुके हैं, एक विकासीय आधार पर, और विकासीय आधार पर आपको बताया कि 3 प्रकार के नगर होते हैं। एक पूर्व शिक्षित नगर है, एक पूर्व औद्योगिक नगर है और एक औद्योगिक नगर है। इसी प्रकार से बर्गल ने ऐतिहासिक आधार पर 3 प्रकार के नगरों का वर्णन किया है। एक है ऐतिहासिक नगर, दूसरा है मध्यकालीन नगर, तीसरा है आधुनिक नगर। ऐतिहासिक नगर के बारे में एक बार आपको मैं बताते हैं। जैसे मोहनजोदड़ो है, पाटलिपुत्र है, ये इस प्रकार के नगरों के श्रेणी में आते हैं। मध्यकालीन नगर में दौलताबाद है, आधुनिक नगरों में दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता है, बेंगलोर है, चंडीगढ़ है। तो ये नगरों के प्रकारों का एक वर्गीकरण है जो कि सोबर्ग ने और बर्गल ने अपने अपने दृष्टिकोण से इनको वर्गीकृत करने का प्रयास किया है। शेष आगे और कुछ विद्वानों के विचार हैं जिनके बारे में हम नगरों के प्रकारों की बात करेंगे।
और उन्होंने, उन विद्वानों ने अपने अपने दृष्टिकोण से किस किस प्रकार के नगरों को किस किस भागों में विभाजित किया, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।